एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिबिल सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 का आखिरी चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। पहले ज़माने में ये चैप्टर 9 होता था क्योंकि तब सिलेबस डिलीटेड नहीं था। अब नया ज़माना आ चुका है, नई एनसीईआरटी आ चुकी है, 2 चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं, तो अब ये बन चुका है चैप्टर 7 ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट के ग्लोबलाइजेशन को कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में है क्या। तो ग्लोबलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फ्लोज। ग्लोबलाइजेशन में होता है फ्लो। जैसे कि आपने एक डायग्राम देखा होगा, जब पहले वो फेसबुक का पेज खोलते थे तो ऐसे धरती बनी होती थी, पूरे वर्ल्ड मैप टाइप बना होता था और उसमें ऐसे यूँ ऐसे एरोज बने होते थे इंटरकनेक्ट करते हुए। तो उसी चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन समझ सकते हो, उसको इमेजिन करो। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। आज के समय पे हर कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी एक दूसरे से ऐसा नहीं है जिसकी जान पहचान ना हो, हर कोई एक दूसरे को जानता है। और वो किसकी वजह से है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कंट्रीज आपस में ना, दुनिया छोटी हो गई है, आप समझो। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग करीब आ चुके हैं, देश करीब आ चुके हैं। वो सब क्यों हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि दिन पर दिन जैसे जैसे बढ़िया टेक्नोलॉजी आ रही है भाई, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? 4 टाइप के फ्लोज होते हैं। तो ये आप इमेजिन करो, ये ग्लोबलाइजेशन में फ्लोज होता है। पहला फ्लो आप मान लो गाइस, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि हम कितने गुड्स बाहर के देशों से मंगाते हैं भाई, हमें अपने कंट्री के कोई फ़ोन वोन यूज़ नहीं करने, हम तो भाई इंपोर्ट कराएंगे। हम तो फॉरेन के ब्रांड्स यूज़ करेंगे। जो है आईफोन हो गया भैया, 12th में आया, 9th में आया, 10th में आया, आईफोन की डिमांड शुरू हो जाती है। ठीक है, हम जो है फॉरेन चीज़ों को बहुत यूज़ करने लग गए हैं और बहुत लेवल पे फॉरेन मार्केट से हम गुड्स को इम्पोर्ट कराते हैं अपने यहाँ पे, होता है ना। तो आज के समय पे गुड्स और सर्विसेज का इम्पोर्ट होना बहुत शुरू हो गया। आज के समय पे आप कोई फॉरेन कंट्री में अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई समझो कि आपका कोई प्रॉपर अपनी कंपनी है और तुमने उसका ऐड बनवाना है, तुमने सुना कि भाई फॉरेन का एक भैया एक कंपनी है, वो बढ़िया ऐड बना के दीजिए, तो तुम उनको कह सकते हो भाई आप मेरे लिए ऐड बना दो, आप उसे सर्विसेज ले सकते हो। एनीथिंग, किसी भी टाइप की सर्विसेज हो गई या गुड्स हो गए। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपस में बहुत फ्रीली मूव करे। तो पहला फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स। ठीक है, कि तुम्हें भैया तुमने कोई ब्रांड देख लिया है बाहर के देश का, इंडिया में तो अभी उसका कोई आउटलेट है नहीं, चलो भैया फॉरेन से मंगा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तुमने अपना कोई बिजनेस शुरू करा है, तुम्हें इंडिया में तो तुम्हारे इतने कस्टमर नहीं है, बाहर के देश के लोगों को पसंद आ गया, वो तुमसे मंगा रहे हैं, दे आर टेकिंग थिंग्स फ्रॉम यू, तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो। फ्लो ऑफ गुड्स हो गया। ये क्यों हो रहा है? ये ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तुमने इंस्टा पे पोस्ट डाला था, तुमने किसी और तरीके से एडवर्टाइज करा था, वहाँ दिख गया, टेक्नोलॉजी इंटरनेट की वजह से। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का जो है फ्लो बढ़ चुका है, ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा है। तो ग्लोबलाइजेशन में पहला फ्लो होता है गुड्स का और सर्विसेज का। गुड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही मंगाते हैं, गवर्नमेंट भी कितनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कराती है, कितनी चीज़ों को हम इम्पोर्ट कराते हैं। ऐसे हम लोग जो है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और ये होता है ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट फ्लो। सेकंड फ्लो होता है कैपिटल। ऑब्वियसली जब हम गुड्स खरीदते हैं तो पे करेंगे और गुड्स अगर जो है बेचते हैं तो वो हमें पे करेंगे, तो कैपिटल का फ्लो होता है। तीसरा होता है हमारा आइडियाज़ का फ्लो। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे आइडियाज़ भी मूव हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़, अगर कोई आइडिया अमेरिका में कोई न्यूज़ चैनल पे कोई बात चल रही है या अमेरिका में अगर कोई थिंकिंग डेवलप हुई है, कोई बात चल रही है, तो वो हमारे तक नहीं पहुँचेगी। नहीं, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन बढ़ी है, आइडियाज़ भी बहुत अच्छे से फ्लो हो रहे हैं। जैसे कि आप अभी देखो, जब कोरोना वायरस का समय आया तो वो कुछ ऐप्स बने थे जिन्होंने हम सबकी मदद करी कि हम घर बैठ के पढ़ाई कर पाएँ, हम घर बैठ के ऑफिस वाले लोग अपना काम कर पाएँ। ठीक है, तो ये क्या है? आइडियाज़ का फ्लो हुआ और सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन सब का फ्लो हुआ, तभी तो हम लोग ग्लोबल लेवल पे ऐसी चीज़ों से डील कर पाए। ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ से हम लोग डील कर पाए थे। नेक्स्ट होता है पीपल का फ्लो। ठीक है, तो सेकंड हो गया कैपिटल का फ्लो, थर्ड हो गया आइडिया का फ्लो, मेरी राइटिंग मत देखना। फोर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन में पीपल का फ्लो, कि भाई तुम्हारे किसी कज़न की, तुम्हारे चाचा या मामा या ताऊजी की बेटे की बेटी की जॉब लग गई है फॉरेन कंट्री में, थोड़े थोड़े ताने तुम्हें भी मिल रहे हो उस बात पे कि भाई वो देखो, कंपटीशन बहुत होता है ना फैमिलीज में, सबसे कंपटीशन कराते हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग। कई बार कंपटीशन हम लोग ऐसा देखते हैं, उसकी तो जॉब लग गई, वो तो फॉरेन सेटल हो गया है, चाहे लगी भी ना हो, सुनने में आता रहता है, कोई दूर के आके रिश्तेदार बता रहे होते हैं जी उनके बेटे की तो जॉब लग गई है, वो फॉरेन कंट्री सेटल हो रहे हैं। ये क्या है? दिस इज फ्लो ऑफ पीपल, कि आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री माइग्रेट कर रहे हो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। ये हो गया फ्लो ऑफ पीपल। तो ग्लोबलाइजेशन में 4 टाइप के फ्लो होते हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड फ्लो ऑफ पीपल। सबसे ज़्यादा पता है कौन सा होता है? फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का। ये चाइना से मंगाते हैं ना, वो बहुत सारे टॉयज़ आते हैं चाइना से, सुंदर सुंदर। अभी कुछ समय पहले तक हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा था, वो चाइना पे हमारे यहाँ फेरी लाइट्स आती थी जो हम फेस्टिवल्स पे यूज़ करते हैं। हमने कहा इंडिया में बनाओ इन चीज़ों को, तो ज़रा हमारी कंट्री का भला हो, हमारी इकोनॉमी बढ़े। तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है कैपिटल का, फिर होता है आइडियाज़ का। पीपल का फ्लो उतना लेवल पे नहीं होता, क्योंकि हर कंट्री अपने गार्ड करके रखती है ना बॉर्डर्स को, वीज़ा लगा देती है, ऐसा पता चले नहीं तो हमारे यहाँ के सब लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए वीज़ा पॉलिसी स्ट्रिक्ट रखी जाती है। हम भी अपनी वीज़ा पॉलिसी स्ट्रिक्ट रखते हैं, दूसरी कंट्रीज़ भी वीज़ा पॉलिसी को स्ट्रिक्ट रखती हैं, जिससे कि पीपल का फ्लो लोग इतना पसंद नहीं करते। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इसी चीज़ को मिला करके आज के ज़माने में तो ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। कोई भी जो है गुड्स मंगा सकते हो आप, सर्विसेज बाहर दे सकते हो, बाहर से सर्विसेज रेंडर कर सकते हो, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो चलो पढ़ते हैं अब हम ग्लोबलाइजेशन के कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटर। ये जो देखो ये लिखा है मैक अरेबिया, मैकडोनल्ड्स, ये जो हर शहर में इंडिया के मैकडोनल्ड खुले, क्या है ये? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कहाँ से वो आगे हमारे यहाँ पे अपना में आउटलेट ओपन कर रहे हैं? बिकॉज हमने अलाउ कर रहे हैं उन्हें, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करी है। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं अब हम ग्लोबलाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल। अभी बुक में जैसे ही शुरुआत से ये जनार्दन की स्टोरी पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन बताया। ग्लोबलाइजेशन मतलब चार फ्लोज क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं जनार्दन की स्टोरी बता रखी है। जनार्दन जो है एक कॉल सेंटर में जॉब करता है, उसकी ना रात में जॉब होती है, क्योंकि जिस एरिया में वो सर्विस प्रोवाइड करे वहाँ वो सुबह, कॉल सेंटर में ऐसी होता है ना रात में जॉब होती है, क्योंकि कहीं ना किसी और कंट्री में सर्विसेज जा रही होंगी, वहाँ शायद उस समय पे सुबह हो। जनार्दन जब ऑफिस जाता है उसका नाम अलग हो जाता है, वो इंग्लिश एक्सेंट में बोलता है। वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, वो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करे। कि ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं, क्योंकि हमारी कंट्री का जो यूथ है, इंग्लिश आती है हम लोगों को एंड वेल एजुकेटेड यूथ है, तो वो कई बार जो है बीपीओस में एंड कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। क्यों करते हैं? ये क्या हो गया? वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर के कंपनीज़ के लिए। तो ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इससे जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। नेक्स्ट रामधरी का बता रखा है। रामधरी है, उसकी बेटी का एक बर्थडे था, तब उन्हें अपनी बेटी के बर्थडे में वो साइकिल लाता है। साइकिल उसको लाने के लिए उसका बजट कम था, बट अच्छी ठीक ठीक क्वालिटी चाहिए थी, तो वो चाइना से वाली जो बनी हुई साइकिल थी बच्चों की वो ले आता है। फिर जब उसकी बच्ची बड़ी होती है, 9 ईयर्स की होती है, आई थिंक सो लिखा है, नहीं और बड़ी होती होगी, 9 ईयर में तो चाइना से वाली साइकिल लाया था। फिर वो और बड़ी होती है तो वो उस बारबी डॉल मांगती है, ठीक है, तो वो बारबी लेकर आता है उसके लिए। बारबी कहाँ की है? यूएसए की है। तो वो बच्चे कौन से टॉयज़ यूज़ करिए? टॉयज़ भी वो यहाँ मैंने भी यूज़ नहीं करी इंडिया वाले, एक चाइना वाले लेके गए अंकल, क्योंकि उसकी क्वालिटी ठीक थी और चीप रेट पे थी, तो उन्हें खरीदनी पड़ी अपने बजट के हिसाब से। फिर बारबी डॉल चाहिए तो उसे अमेरिका वाली बारबी डॉल खरीद के दी। तो ये क्या हुआ? फ्लो ऑफ गुड्स। जैसे हम क्या खरीदते हैं? आईफोन खरीदना है भाई हमें, हम टीवी लगाएंगे वो नए नए ब्रांड्स जो आ रहे हैं बाहर के देशों के, उनका। समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दे रखा है एक लड़की का जिसका नाम है सारिका। उसको एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। उसकी फैमिली में आज से पहले कभी भी लड़कियों को इतनी आज़ादी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली कि उन्हें इतनी जो है जॉब करने बाहर दिया जाने लगे, या इतना उन्हें पढ़ाया लिखाया गया हो। उसके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और ये सब भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के फ्लो ऑफ आइडियाज़ की वजह से होता है, क्योंकि नए नए टाइप की थिंकिंग, नए नए टाइप के आइडियाज़ एक दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। जैसे कि कुछ अगर कोई पिछड़ी हुई सोच है तो वो बदल रही है, जैसे जैसे नए नए आइडियाज़ हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का कमाल है। बट ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ अच्छी है, ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आपको यहाँ बता रखा है कि एक फार्मर्स ने सुसाइड करी है, क्योंकि जो उन्होंने सीड्स खरीदे थे एमएनसी से वो फेल हो गए। अब उसकी ड्यूटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। और फार्मर्स जो है डेप्ट में आ गए और एज ए रिजल्ट उन्होंने सुसाइड करी। ठीक है। नेक्स्ट बता रखा है कि एक लोकल शॉपकीपर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कोई फॉरेन रिटेल चेन आके उनके यहाँ पे अपनी दुकानें ना खोल दे। जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आज के समय पे ना ये घर का राशन वगैरह भी सेल करते हैं। अब आप सोचो कि आपके घर के पास में भी तो बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो राशन देते हैं और नॉर्मल डेली डे टू डे आइटम्स जो है। अब अगर हम भी इन सभी ऐप से जो है हर कोई इंसान शुरू हो जाएगा, तो व्हाट अबाउट द लोकल बिजनेसेस? तो ये ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव आउटकम है। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करी। ठीक है। एक देखो यहाँ लिखा है मिलिटेंट ग्रुप जो है वो कॉलेज की लड़कियों को जो है थ्रेटन कर रहे हैं अगर उन्होंने जीन्स टॉप पहना या वेस्टर्न कपड़े पहने। तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है ग्लोबलाइजेशन का, कि ये बहुत गलत चीज़ है कि इस तरीके से किया जा रहा है।
ग्लोबलाइजेशन से ऐसा होता है ना कि हम भी फॉरेन आइडियाज़ को जो है वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। आजकल हम लोगों के यहाँ भी देखा जाता है कि हम लोग अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहनते, कंफर्टेबल जो आज के समय पे जो जिसको पहनना हो, कोई कुर्ती स्लेक्स पहन रहा है, कोई जीन्स टॉप पहन रहा है, ऐसे कोई मना ही नहीं है। बट कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जिन्हें ये चीज़ अच्छी लगी, ये उसके खिलाफ, जैसे ये वाला आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये आपको बताता है कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि जॉब बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, क्वालिटी बढ़ रही है चीज़ों की और चॉइसेस बढ़ रही हैं। अब आप अगर मार्केट में टॉयज़ खरीदने ही जाओगे तो आपको दिखेगा कि आप ये वाला भी ले सकते हो, मेड इन चाइना, मेड इन थाईलैंड, मेड इन फ्रांस, मेड इन इंडिया, कोई भी ले सकते हो। लेना कौन सा चाहिए? मेड इन इंडिया लेंगे हम, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। बट ग्लोबलाइजेशन से चॉइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं इनकी कंपनीज आके हमारे लोकल बिजनेसेस के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव चीज़ें भी और नेगेटिव भी है। तो चलो ये आप समझ के अब हम चलते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे। ग्लोबलाइजेशन आखिर में हुआ क्यों? तो सबसे पहले जानो, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आज के समय पे नहीं हो रहा है, सदियों से हो रहा है। जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स गए दूसरी जगह पे कॉलोनी बनाने, वो क्यों गए थे? वो उनके यहाँ ट्रेड से लिए ही तो गए थे, ट्रेड के थ्रू ही तो हमारे यहाँ भी आए थे। तो ग्लोबलाइजेशन आज से नहीं हो रहा है, ज़मानों से हो रहा है। अभी हिस्ट्री में हमने पढ़ा था हड़प्पा वाले चैप्टर में कि हड़प्पा के ओमान से ट्रेड लिंक थे। ओमान को वो हम लोग गोल्ड बेचते थे एंड उनसे कॉपर के वेसल्स में हम कुछ वहाँ भिजवाते थे, ब्लैक वाले अर्दन वेसल्स, सब कुछ पढ़ा है ना हमने। तो आज से कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, तब से हो रहा है। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ग्लोबलाइजेशन का, या ट्रेड होने का, फॉरेन ट्रेड, या आइडियाज़ के मूव होने का, लोगों के माइग्रेट करने का। आज से नहीं हो रहा है, पहले ज़मानों से हो रहा है। बट अभी क्या है, अभी ना उसका पेस चेंज हो चुका है। अभी ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, पहले उतनी तेज़ी से नहीं होता था। अब तेज़ी से क्यों हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है। और टेक्नोलॉजी में बस आप आज के समय का स्मार्टफोन एंड ये सोशल मीडिया ऐप्स आप मत मानो। जब स्टार्टिंग से ही, जब सबसे पहले ना प्रिंटिंग आया था, प्रिंटिंग प्रेस आया था, हमने 10th में पढ़ा था गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, तो वो एक रेवोल्यूशन लेकर आया था। लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगी थी। हमने चैप्टर पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप। कितने बच्चों को याद है नेशनलिज्म इन यूरोप? गाइस याद करो अपनी क्लास 10th को, 12th अभी खत्म होने वाली आपकी। हमने पढ़ा था कैसे वहाँ बुक्स प्रिंट होती हैं, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जागती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, ठीक है। तो फिर टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, पोस्टल सिस्टम निकला, इससे कम्युनिकेशन अच्छी हुई, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। आज के समय पे इंटरनेट की वजह से हम घर बैठ के कितनी ही इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। आप घर बैठ के किसी से भी बात कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकते हैं। आपके पापा कहीं बाहर रह रहे हैं, आपको उनसे बात करनी है, आप वीडियो कॉल करके बात कर सकते हो। कितना अच्छा है। कुछ बच्चे, अब देखो ये टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव आउटकम्स भी है, नेगेटिव भी हैं। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बता रखी है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है पॉसिबल हुई है टेक्नोलॉजी की वजह से, और नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन की वजह से भी। बट ये सब जो है पहले भी होता था, अब इसकी पेस इंक्रीज हो गई है। अब नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है दैट ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रही है इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से भी, क्योंकि आजकल हर कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहती है। जैसे यहाँ आपको बताया जा रहा है नॉट ओनली टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन बट ऑल्सो इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कुड हैव इम्पैक्टिंग अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि अभी ग्लोबलाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बढ़े, बट जो जैसे थ्रेट आ रहे हैं, अभी जो चैप्टर 7 में पढ़ा, कुछ ऐसी मुसीबतें आ रही हैं हमारी दुनिया में जिसमें कंट्रीज़ को ग्लोबलाइज होना पड़ेगा, ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा उन थ्रेट से डील करने के। जैसे बर्ड फ्लू, कोविड-19 आया, सुनामी, नेचुरल डिज़ास्टर जो बहुत सारी कंट्रीज़ को इफेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपस में मिल बैठ के सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, इंटरकनेक्ट करने की ज़रूरत है। आज के समय पे हर कंट्री ना एक दूसरे से बातचीत में रहती है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो हो गया ना ग्लोबलाइजेशन, आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करती है, इंफॉर्मेशन शेयर करती है, तो हो गया ग्लोबलाइजेशन। तो चलो अब हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन को। तो ग्लोबलाइजेशन कोई एक सिंपल सा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप गुड्स खरीद रहे हो और गुड्स बेच रहे हो, ये ग्लोबलाइजेशन हो। ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स भी होते हैं ग्लोबलाइजेशन के आने के, इकोनॉमिक भी, कल्चरल भी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। गाइस मेरे एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन आए थे, पता है आपको। पॉलिटिकल वाला भी आया था, इकोनॉमिक भी आया था, कल्चरल भी आया था। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले लास्ट 5-6 ईयर्स से मैं देख रही हूँ यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसे देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन होने से, यानी कि एक कंट्री जब ग्लोबलाइज हो जाती है, वो दूसरी कंट्रीज से फॉरेन ट्रेड करती है, गुड सर्विसेज मंगाती है, लोग उनके वहाँ जाके माइग्रेट करते हैं, आइडियाज शेयर होते हैं, कैपिटल इधर से उधर शंट होती है। तो उसमें जो है उसका पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो लोग कहते हैं देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशंस पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। क्या है? सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से स्टेट की कैपेसिटी इरोड हो चुकी है। यहाँ स्टेट से मतलब है एक पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट की। लोग कहते हैं, कुछ लोग जो हैं जो ग्लोबलाइजेशन के मतलब उसकी थोड़ी कमियां बताते हैं, वो लोग कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस में कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट की कैपेसिटी है वो इरोड हो चुकी है। और कैपेसिटी से मतलब है वेलफेयर स्टेट की। देखो, एक गवर्नमेंट होती है ना, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करे। रोटी, कपड़ा, मकान, सिलेंडर पे सब्सिडी दे, खाना बहुत महंगा है तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करे, राशन शॉप्स हों, वहाँ पे खाना मिले लोगों को, चावल गेहूँ मिले। तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी होती है। बच्चे जो लोग पढ़ा नहीं पा रहे अपने बच्चों को, तो गवर्नमेंट स्कूल ऐसी क्वालिटी की हो कि वो वहाँ जाके पढ़ पाए। तो वेलफेयर स्टेट का काम करना एक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड ही क्यों ना हो, चाहे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो, सोवियत यूनियन वाला सिस्टम ना हो, चाहे कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड ही क्यों ना हो, बट जिम्मेवारी तो एक होती है ना गवर्नमेंट की कि आप लोगों को अपनी कंट्री के भले के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। बट ऐसा कहा जा रहा है कि जब से ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जो वेलफेयर स्टेट है वो मिनिमल स्टेट बन चुकी है। यानी कि जो गवर्नमेंट अपने लोगों को भला करती थी, अब वो करना उसने बंद कर दिया है। वो मिनिमल स्टेट बन चुकी है। मिनिमल स्टेट मतलब कि बस वो कोर फंक्शन गवर्नमेंट के परफॉर्म कर रही है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर देखना कि कंट्री में अन्याय ना हो, लॉ ऑर्डर मेंटेन रहे और सिटीजन्स को सिक्योर रखना, वो जो सिक्योरिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये चीज़ कही जा रही है कि जब से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो वेलफेयर स्टेट है वो अपना काम नहीं कर पा रही है। एमएनसीज वगैरह का रोल बढ़ चुका है कंट्री के अंदर। एमएनसीज आ रही हैं, एमएनसी से लोकल लोगों को भी नुकसान होता है, जैसे लोकल बिजनेसेस को नुकसान है एमएनसी से, ठीक है, और फार्मर्स को नुकसान होता है कई बार एमएनसीज की वजह से, बड़े बड़े बिजनेसेस की वजह से। तो गवर्नमेंट तब चुप रहती है, कुछ नहीं करती। तो कुछ लोग कह रहे हैं दैट जो है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है ग्लोबलाइजेशन का, दैट स्टेट की कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। अब दूसरे लोग कहते हैं, ये कहते हैं नहीं, ग्लोबलाइजेशन का तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। इनफैक्ट वो कहते हैं ऐसा नहीं है, दैट जो पुराने तरीके हैं वो तो वही चल रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद भी गवर्नमेंट अपने लोगों का भला कर रही है, ग्लोबलाइजेशन के बाद भी जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ थी वो परफॉर्म कर रही है। इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन के होने की वजह से गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है वो और बढ़िया हो गई है। ऐसा नहीं है, स्टेट अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लॉ ऑर्डर का भी, नेशनल सिक्योरिटी का भी, और अपनी मर्जी से उन जगहों से बाहर आ रहा है जहाँ से उन्हें लगता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने भला करना बंद कर दिया, गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं सेक्टर से बाहर आई है जहाँ गवर्नमेंट को लग रहा है कि अब जो है पूरा मार्केट इकोनॉमी इसको डील कर सकते हैं। इंडीड सम रिस्पेक्ट, इनफैक्ट कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो ये ग्लोबलाइजेशन आई है उससे गवर्नमेंट को बूस्ट मिला है। बूस्ट होता है ना, वो मत सोचो बूस्ट जो हम वो दूध में पीते हैं, वो नहीं, वो वाला बूस्ट नहीं। बूस्ट मतलब एक पावर अप मिल जाना। कुछ लोग कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट को पावर अप मिल गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़िया टेक्नोलॉजी आई है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है अपने सिटीजन से रिगार्डिंग ही, जिससे वो सिटीजन्स का भला कर सकते हैं। विद दिस इंफॉर्मेशन द स्टेट इज एबल टू रूल, नॉट लेस एबल, यानी कि बढ़िया रूल कर पा रही है गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ऐसा नहीं है बेकार रूल करने लग गई है। द स्टेट्स बिकम मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता कि गवर्नमेंट ने अपने काम करने बंद कर दिए। नहीं, इनफैक्ट गवर्नमेंट को तो बढ़िया टेक्नोलॉजी मिल गई और बढ़िया रिसोर्सेज मिल गई, तो गवर्नमेंट का जो है रोल इरोड नहीं हुआ, स्टेट का रोल इरोड नहीं हुआ इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये सेकेंड एस्पेक्ट था। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो कुछ लोगों ने पॉलिटिकल में क्या कहा, गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर, कुछ कर रहे हैं नहीं, और अच्छे से काम कर रही है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस की ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। जब भी हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ग्लोबलाइजेशन का पढ़ते हैं तो दिमाग में आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक और IMF। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड वगैरह को रेगुलेट करते हैं, तो यही दिमाग में आता है। बट सिर्फ ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज बहुत सारे होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो चलो हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। ओके, तो हमारे सामने इमेज आती है इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड ट्रेड वगैरह की, बट ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम अच्छे से समझते हैं। इसमें ये देखा जाता है दैट ये जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यानी कितनी गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट, कैपिटल का मूवमेंट, ये जो इतना इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है, सबसे कम फ़ायदा किसको मिल रहा है, और किसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये समझना है हमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेज में। ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्लोज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में इंक्रीज़ होता जा रहा है, चाहे वो कमोडिटी का हो, चाहे वो कैपिटल का हो, चाहे वो पीपल का हो। जैसे कुछ लोग बाहर जॉब करने जाते हैं, फिर वो जो पैसा कमाते हैं अपने आप भी तो भेजते हैं, ठीक है। आइडियाज़ का फ्लो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
अब ये जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है कभी कभी ये विलिंगली होता है, यानी कि कोई कंट्री अपनी मर्जी से अपने आप को ग्लोबलाइज करती है, जैसे हमने करा था 1991 के बाद से। अब हमने अपनी कंट्री में LPG की पॉलिसी लगाई थी, उससे पहले हमने अपनी कंट्री में ना प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी ट्रेड के थ्रू हमारी कंट्री में आए थे। तो जब हमें आज़ादी मिली तो हमने अपनी कंट्री के बॉर्डर्स को गार्ड करा था। हमने कहा था हम बाहर की जो देश है उनसे ट्रेड वगैरह ज़्यादा नहीं करेंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को मंगाया करेंगे, उन्हीं को एक्सपोर्ट करेंगे, बाकी हम अपनी कंट्री में सब कुछ खुद इंडस्ट्री लगाई, हमने एग्रीकल्चर करा कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। कुछ तो विलिंगली ग्लोबलाइज करते हैं जैसे हमने करा, कुछ को ज़बरदस्ती ग्लोबलाइजेशन करनी पड़ती है बाहरी पावर्स की वजह से। बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से गाइस ट्रेड बहुत आसानी से होने लग गया है। पहले ये ना इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होते थे, एक्सपोर्ट के ऊपर होते थे। अब धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन जो ट्रेड है गुड्स का वो बहुत आसानी से हो चुका है। सिमिलरली द रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट अक्रॉस कैपिटल हैव ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड। ये सब फायदे हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के। अब आप आराम से कोई भी गुड आपको फॉरेन से मंगाना हो, इंपोर्ट कराना हो करा सकते हो। आपका कोई बिजनेस है, आपको उसका फॉरेन आउटलेट ओपन करना हो, आप इतनी ग्लोबलाइजेशन की आसानी हो चुकी है कि आप डेफिनेटली अपनी चेन ओपन कर सकते हो, चाहे वो अमेरिका में हो कहीं पे या ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी आप कर सकते हो अगर आपके पास पैसा हो तो। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही तो फ़ायदा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से गाइस कैपिटल के मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम हो चुकी है, जैसे कि पेमेंट्स करनी है उसमें लेकर, और इधर से उधर कैपिटल मूव होना हो, डॉलर्स आने हो, या आपको किसी और कंट्री को पे करना हो, गवर्नमेंट को पे करना हो या आपको पे करना हो, काफ़ी आसानी हो चुकी है। आजकल आपने देखा है ना, लोग बाहर घूमने जाते हैं, वो अपनी करेंसी एक्सचेंज भी नहीं कराते, हाथों हाथ वहाँ जाके ही अपने कार्ड से पे कर देते हैं, या करेंसी एक्सचेंज कराना भी आसान हो जाता है। वहाँ ATM मशीन्स लगी होती है, आराम से आप अपने कार्ड से पे करके वो उनका पैसे लेकर निकाल सकते हो। तो कैपिटल का मूवमेंट भी और कैपिटल एक्सचेंज कराना भी सब कुछ बहुत ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैपिटल का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। और कैपिटल के मूवमेंट से मतलब ऐसा हो रहा है कि फॉरेन कंट्रीज़ आराम से आके बाकी कंट्रीज़ में अपने इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे इंडिया के अंदर ना बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो इंडिया में आके सेटल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना मार्केट तो इतना बड़ा था नहीं, वो हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करें, हमें उसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है, उनको उसका काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे अमेरिका की कितनी ब्रांड्स हमारे यहाँ हैं, कितनी कंपनीज़ हमारे यहाँ हैं, तो उनको हमारे यहाँ तो फ़ायदा हो रहा है, हमें उसका कुछ नुकसान है कुछ फ़ायदा भी है। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, रिच कंट्रीज कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंट्रीज other than their own countries including developing countries where they might get better returns। तो जो ये अमेरिका वाला एग्जांपल था। अब इससे हमें इंडिया को फ़ायदा भी होता है, उन कंट्रीज़ को फ़ायदा भी होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से, बट कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो लेड टू फ्लो ऑफ आइडियाज़ अक्रॉस नेशनल। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आइडियाज़ भी फ्लो हो रहे हैं नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस, इंटरनेट पे, कंप्यूटर में, एक बात कहीं से कहीं पूरी दुनिया में पहुँच जाए पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बट ग्लोबलाइजेशन ने जो है गाइस मूवमेंट ऑफ पीपल वैसा नहीं हो रहा है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। भाई जब पैसे मूव हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज मूव हो रही है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आइडिया मूव हो रहे हैं, तो लोगों का मूव होना डिफिकल्ट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वीज़ा पॉलिसी। ये आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है, उसमें एक बच्चा है खाना नहीं खा रहा, तो उसकी मम्मी उसे बोल रही है कि जल्दी से खा लो। इंडिया और चाइना के काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है एक टाइम का। फिर उसके बराबर में कार्टून बना, एक मम्मी कह रही है बच्चों को पढ़ ले, अच्छे से होमवर्क कर ले अपना, वरना इंडिया एंड चाइना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वेल एजुकेटेड जो तुम्हारे यहाँ आके तुम्हारी जॉब ले सकते हैं। तो ये देखो, ये दिखाया जा रहा है कि हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी हो रही है, हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके जॉब करते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारी ऐसी कंट्री होती है अपने वीज़ा बहुत मुश्किल रखती हैं, वीज़ा नहीं देती है आसानी से। वो क्यों करते हैं? अपने बॉर्डर को गार्ड करके रखती है कि उनके यहाँ ज़्यादा माइग्रेंट्स ना आए, ज़्यादा लोग उनके यहाँ ना आए, उनके लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ पहले मिले। तो ये चीज़ आपको बता रखी है दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 3 चीज़ें तो इसमें अच्छे से होती है, बट ये जो लास्ट वन है मूवमेंट ऑफ पीपल, वो इतना आसानी से नहीं हो रहा है क्योंकि लोग वीज़ा पॉलिसीज़ की वजह से ये नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इफ़ थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज़ नेसेसरी टू कीप इन माइंड दैट सेम सेट ऑफ पॉलिसीज डू नॉट लेड टू सेम रिजल्ट। देखो, ग्लोबलाइजेशन तो हर कंट्री में हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, और हर कंट्री में होएगा दुनिया की, बट उसका रिजल्ट सबके पास सेम नहीं आएगा। किसी जगह अच्छा रिजल्ट होगा, किसी जगह नहीं रिजल्ट होगा। तो ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिक्स, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, और उसके सपोर्टर्स। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट अलग अलग पड़ेगा हर कंट्री पे, तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, कुछ कहते हैं नहीं है। तो पहले उनको पढ़ते हैं जो कहते हैं अच्छा नहीं है, और जो अच्छा नहीं कहते हैं उनको यही है, उनको डर है गाइस कि जो ना स्टेट ने विड्रॉल हो गई है, स्टेट की कैपेसिटी काम करने की, उस पर वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कंट्री में MNC आ रही हैं,
ठीक है, मार्केट इकोनॉमी हो रही है, जो भी एमएनसी होगी, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, सब अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगी, तो जनता का कौन सोचेगी। तो जो लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के हक में नहीं है, दे पॉइंट आउट दैट इस ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा तो हो रहा है, हाँ, पर बहुत ही कम पॉपुलेशन का फ़ायदा हो रहा है। बट जो बाकी पॉपुलेशन है, जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती है जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए, वो तो बड़े परेशान है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना रोल निभाना तो कम कर दिया है, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो चुकी है, मार्केट इकोनॉमी है, तो इसलिए वो लोग जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे वो बहुत परेशान है। दे हैव एम्फोसाइज्ड द नीड टू इंश्योर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड और क्रिएटिंग सोशल सेफ्टी नेट्स। तो कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन करो, एमएनसी बुलाओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो, बहुत अच्छी बात है, बट साथ में सोशल सेफ्टी नेट्स बनाओ, यानी कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें रखो जो गवर्नमेंट डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी अपने सिटीजन्स को। सोशल सेफ्टी नेट्स क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर नीड्स, बेसिक नीड्स जो गवर्नमेंट को हमेशा अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट मिनिमाइज इफेक्ट हो, गलत इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन के डिक्रीज हो। मैनी मूवमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फील दैट सेफ्टी नेट्स आर ऑल्सो इनसफिशिएंट। अब जब सेफ्टी नेट्स बनाए गए लोगों को, सिटीजन्स को जो है सेफ रखने के लिए, यानी कि सेफ रखना मतलब उनको, ठीक है एमएनसीज आनी है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बट लोगों को मिनिमम नेसेसिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, सब्सिडीज़ दे, बट तब भी लोगों ने कहा ये सोशल सेफ्टी नेट्स बनने के बाद भी इतना असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सोशल सेफ्टी नेट्स भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। They have called halt for the economic globalization for its result would lead to economic ruin for the weaker country। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये वीक कंट्रीज जो हैं, जो कंट्रीज डेवलपिंग है या जिनकी इकॉनमी वीक नहीं है, अगर ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बंद नहीं करेंगे, ये हर एमएनसी को आने देंगे, अपने आप बाहर की कंपनीज को आने देंगे, तो कल को इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये अमीर कंट्रीज आके इन्हें लूट लेंगे इसके थ्रू। वो लोग कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को रीकोलोनियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ब्रिटिशर्स आ गए थे ना ट्रेड के थ्रू हमारे और कॉलोनी बना ली थी, तो कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन को रिकोलोनलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये तो नेगेटिव वाले हो गए ना, जो ग्लोबलाइजेशन को नेगेटिव मानते हैं। अगर हम ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर्स की बात करें तो वो कहते हैं नहीं, इट जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे कितनी इनकम्स बढ़ रही हैं, कितना भला हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से, क्या बढ़िया इकोनॉमी हो रही है। वो कहते हैं वेल बीइंग फॉर लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, कहते हैं नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जॉब मिल रही है, एमएनसी आ रही है, कंपनीज खुल रही है, लोगों को जॉब मिल रही है। ग्रेटर ट्रेड अमंग कंट्रीज अलाउ ईच इकोनॉमी टू डू व्हाट इट्स बेस्ट। अब इंडिया हर कंट्री के साथ ट्रेड कर पा रहा है, तो हमारे ट्रेड से हमें फायदे होंगे, प्रॉफिट्स होंगे। दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल एंड इट इज़ नॉट वाइज टू रेजिस्ट ए मार्च ऑफ। और वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को आप रेजिस्ट नहीं कर सकते हो, ये रेजिस्टेबल नहीं है, तो अगर रेजिस्ट करोगे तो मतलब हिस्ट्री को खिलाफ जाना हो जाएगा आपका, ठीक है। मॉडरेट सपोर्टर्स अगर कहें, जो कहते हैं अच्छा भी है और नहीं भी, वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा चैलेंज है जिसको हमें इंटेलिजेंटली डील करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट को अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी पड़ेगी, सो दैट बिजनेसमैन हो, ऑर्डिनरी पीपल हो, हर कोई इंसान तरीके से रह पाए। तो इसका मतलब क्या, वो कहते हैं गवर्नमेंट को रोल अच्छे से निभाना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन करो, बट जो फ़ायदा जो है सिटीजन्स का करना है, जो लोगों का भला करना है, वो करना बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम कल्चरल कॉन्सिक्वेंस पे। कल्चरल कॉन्सिक्वेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ पॉलिटिक्स इफेक्ट करी, इकोनॉमी भी करी है, ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पे भी इफेक्ट आया, क्योंकि आपने देखा होगा कल्चर के इफेक्ट में ना दो चीज़ें आती हैं, या तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर सेम हो सकता है, या कल्चर में चॉइसेस आ सकती है। भर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कल्चर कॉन्सिक्वेंस पे। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से कल्चर होमोजेनाइज हो रहा है। होमोजेनाइज मतलब होता है राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर, कि पूरे वर्ल्ड में सेम कल्चर हो रहा है। कल्चर देखा है आपने कितने सुंदर होते हैं, जैसे आप इंडिया की बात करो, वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे कल्चर है। पंजाबी कल्चर, अपना ड्रेस फॉर्म, अपना एक लोकल जो डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है, खाना अलग अलग, टेस्टी टेस्टी। गुजरात का अलग पहनावा, अलग डांस, अलग खाना, राजस्थान का अलग, नीचे अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे अलग अलग कल्चर, अलग अलग डांसेस और अलग अलग फूड आइटम्स। तो कल्चर कितने सुंदर होते हैं, ठीक है। बचपन में हम ना चार्ट देखते थे इंडिया के वेरियड डांस फॉर्म्स का, क्लोथ्स का, खाने पीने का, तो कितनी अलग अलग चीज़ें कल्चर ब्यूटीफुल बनाती है। ऐसे ही वर्ल्ड का भी अलग अलग कल्चर है, इतने सारे क्यूजीन्स हैं हमारे पास, इतने सारे फैशन स्टाइल्स हैं। और ये कहने हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब में सेम होता जा रहा है। तुम अमेरिका जाओगे, वहाँ भी लोग जीन्स टॉप में देखेंगे या वो सूट पैंट में। चाइना चले जाओगे, वहाँ भी, जापान में भी, कोरिया में भी, इंडिया में भी। तो भाई वो डिफरेंट डिफरेंट कपड़े कहाँ गए? जो सुंदर सुंदर लोग अपने ड्रेसेस पहनते थे वो कहाँ गए? वो तो सब वाइप आउट होते जा रहे हैं। सब लोग एक तरीके का कल्चर फॉलो करें, और वो कौन सा है? वेस्टर्न कल्चर। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई
ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पे ये इफेक्ट पड़ा है कि हर कोई वेस्टर्न हो रहा है, हर कोई अमेरिका के तौर तरीकों को फॉलो कर रहा है और इससे हो रहा है कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ठीक है। और इसी चीज़ को कहा जाता है सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस हेजेमोनी। यूएस हेजेमोनी चैप्टर आपके इस बुक में से डिलीटेड है, जब मैं 12th में थी मैंने पढ़ा था। इसमें बताया गया था कि कैसे यूएस इतनी पावरफुल बन चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट पावर यूज़ कर रहा है। सॉफ्ट पावर मतलब कि हम लोग यूएसए के पहनावे को यूज़ कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से स्टाइलिंग करते हैं, मैंने भी करी है, बहुत लोग करते हैं। तो होमोजेनाइजेशन को जो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कल्चर होमोजेनाइज, यूनिफॉर्म हो चुका है। होमोफोन्स होते हैं ना, जैसे बचपन में हमने पढ़े थे होमोफोन्स, तो यस वो लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या भाई कल्चर बेकार होते जाने, सब कल्चर सेम, जहाँ जाओगे ब्लू जीन्स दिख जाएगी तुम्हें, खाना पीना बंद, हर जगह मैकडोनल्ड्स खुल गए। अब अमेरिका में गए हो तो भी मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा सकते हो, जापान गए हो तो भी, कोरिया गए हो तो भी लोकल डिशेस लोग ट्राई नहीं करते जाके वहाँ भी, अरे मैकडी तो है खा लेंगे। तो ये चीज़ वो लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से कल्चर होमोजेनाइज हो रहा है एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब वहीं पे दूसरे लोग हैं जो कहते हैं नहीं भाई कल्चर होमोजेनाइज नहीं हो रहा है, इनफैक्ट कल्चर हेट्रोजेनाइज हो रहा है। इनफैक्ट हमारे पास चॉइसेस बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है हमारे पास चॉइसेस बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं हमारी चॉइसेस कम हो गई है। इनफैक्ट अगर हम जीन्स भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ कुर्ता भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ हम जो है गर्ल्स कुर्ती पहन सकती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास मैकडोनल्ड्स का बर्गर आया तो हम मसाला डोसा और टिक्की खाना या छोले भटूरे खाना बंद कर देंगे, नहीं। हमारी चॉइसेस ही एक्सीड हो गई हैं कि हाँ अब हमारे पास बर्गर पिज़्ज़ा भी है और राजमा चावल और छोले चावल भी हैं और छोले भटूरे और टिक्की भी है, हम कुछ भी खा सकते हैं। तो हेट्रोजेनाइजेशन को जो कहते हैं कि वो जो लोग सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है भाई, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई कल्चर सेम नहीं हो गया है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो इनफैक्ट हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं। बट जो लोग कहते हैं कि नहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से सेम कल्चर हो गया है, वो कहते हैं कल्चर होमोजेनाइज हो गया है। तो ये वाला जो ये पार्ट है यहाँ पे मैकडोनलाइजेशन के बारे में बता रखा है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि रिच कल्चर हेरिटेज कम होती जा रही है, हर कोई सेम फूड आइटम यूज़ कर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है होमोजेनाइजेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, कल्चर होमोजेनाइजेशन क्या होता है लर्न कर लेना, और कल्चर हेट्रोजेनाइजेशन मतलब है चॉइसेस मिलना। तो विद दिस ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट। इनका कल्चर कॉन्सिक्वेंस दो है, होमोजेनाइजेशन सेम कल्चर आ गया, हेट्रोजेनाइजेशन चॉइसेस बढ़ गई, ठीक है। यही चीज़ देखो मैंने ये कुर्ता जीन्स वाला आपको बता दिया ना, और मसाला डोसा भी बता दिया, यही चीज़ लिखा है। वाइल कल्चरल होमोजेनाइजेशन इज एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द सेम प्रोसेस ऑल्सो जनरेट द अपोजिट इफेक्ट, इट लीड्स टू कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। अब हमारे इंडियन कल्चर में हम सूट भी पहनते हैं, साड़ी भी पहनते हैं, जीन्स टॉप भी पहन सकते हैं, ड्रेसेस भी पहन सकते हैं, खाने में घर का खाना भी खा सकते हैं, पिज्ज़ा भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं, हमारी मर्जी। ग्लोबलाइजेशन से हमारी चॉइसेस बढ़ी हैं, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इंडियन ग्लोबलाइजेशन। ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ बट दोबारा पढ़ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन इंडियन हिस्ट्री में रहा है, ऐसा नहीं अभी हम ग्लोबलाइज हुए हैं। हम जब कॉलोनी भी थे ब्रिटिशर्स की तो भी हम ग्लोबलाइज थे, क्योंकि तब हम क्या थे, प्राइमरी एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के। हमारे यहाँ से चावल जाते थे, रॉ कॉटन जाती थी, और जो है फिनिश गुड के प्राइमरी इंपोर्टर थे हम, यानी कि हमारे यहाँ से कॉटन का कपड़ा जाता था, कॉटन की शर्ट बनती थी ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में और हमारे यहाँ लाके बहुत महंगे रेटों पे वो बेचते थे। तो हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे और फाइनल गुड्स के इंपोर्टर थे। इससे हमें बहुत नुकसान होता था। तो इसलिए जब हमें आज़ादी मिली तो हमने फॉलो करा प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी। हमने अपनी कंट्री में एमएनसीज को नहीं आने दिया, हमने इंपोर्ट करवाना बंद कराया, हमने अपनी कंट्री में ही कॉटन उगाई, अपनी कंट्री में ही शर्ट बनाई और यहीं पे बेच दी, सो दैट फ़ायदा रहे हमारे को। इसको बोला जाता है प्रोटेक्शनिज्म। हमने बहुत समय प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करा। आज़ादी मिलने के बाद 1990s तक हमने फॉलो करा। फिर 1991 के करीब हम लेकर आते एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिससे हम अपनी कंट्री में चेंज लेकर आए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्हें बोला जाता है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को पता होगा, मैंने पढ़ाया है एलपीजी वाले चैप्टर में। तो ये हम क्यों लेकर आए थे, क्योंकि अब हमें बदलते वक्त के साथ बदलना था, तो इसलिए हम एलपीजी लाते हैं और हम अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाने की इजाज़त देते हैं, ठीक है। अब हमारा ये एलपीजी लाने से, ग्लोबलाइजेशन करने से कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ बहुत फ़ायदा हुआ, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं देखा गया। There are some advances made in certain areas. Critical sectors such as health, housing, primary education did not receive enough attention जो हमारी गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी, और इसलिए इसमें स्लगिश ग्रोथ हुआ। तो देखो क्या हुआ, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ तो पता है क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल थोड़ा डिक्रीज होता है। अब उसके होने की वजह से हमारी गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे, हाउसिंग पे, प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, और इसलिए अभी स्लो रेट पे ये चल रहा है। अब हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है सब ठीक करने की। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि अभी हमारे ग्लोबलाइजेशन लाने के बाद 1991 में हम ग्लोबलाइजेशन लाए, उसके बाद आज के समय का अगर हमें रिजल्ट देखना ना भी,
तो अभी बहुत छोटा समय है हमें इफेक्ट बताने का, उसका अभी और कुछ समय लगेगा हमारे को ग्लोबलाइजेशन का सही जो हमारा रिजल्ट है वो बताने के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करती हैं, कि इसके खिलाफ जाती हैं या अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करती है, उसका विद्रोह करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करती हैं, कि इसके खिलाफ जाती हैं या अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करती है, उसका विद्रोह करती हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्वाइटेड मेनी क्रिटिसिज्म, बहुत क्रिटिसिज्म है इसके। तो अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट वालों का और राइट वालों का। तो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी समझ लो। लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग वो होते हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों का भला करने के लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा ड्यूटीज़ रहनी चाहिए, काइंड ऑफ आप ऐसा ओवरव्यू ले सकते हो इसका। राइट वाले ऐसे होते हैं जो मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा मेंटेन करना, और सब कुछ फ्रीली होना चाहिए, कि भाई कंपनीज खुली हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे सब हो रहा है। तो राइट विंग वाले ये होते हैं। बट ग्लोबलाइजेशन को प्रोटेस्ट लेफ्ट वालों ने भी करा और राइट वालों ने भी। ग्लोबलाइजेशन को गलत कहीं ना कहीं कई बार राइट वालों ने भी बोला और लेफ्ट वालों ने भी। तो चलो पढ़ते हैं। Those on left argue that contemporary globalization represents a particular phase of global capitalism that make rich richer and poor poorer. Weakening of the state leads to reduction in the capacity of the state. तो जो लोग लेफ्ट वाले हैं वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, रिच कंट्रीज रिच हो रही है, पुअर कंट्री पुअर हो रही है, और पुअर कंट्री पुअर और हो गई क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट थी उसने अपने रोल निभाने तो बंद कर दिए। जैसे यूएसएसआर में हमने पढ़ा एंड शॉक थेरेपी लग गई। क्यों? क्योंकि एक तो ग्लोबलाइजेशन लिया, कैपिटलिज्म कर लिया, और जो इनके अपने लोगों को जो फूड सिक्योरिटी मिल रही थी, जो रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटी सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी दे रही थी, वो भी उनसे छिन जाती है, तो बेचारों का और बुरा हाल हो जाता है। तो ये लेफ्ट वाले यही कह रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन से चाहे यूएसएसआर वाला हाल ना देखो तो हर कंट्री में यही हो रहा है कि भाई अपनी गवर्नमेंट अपना बेसिक रोल तो इतना अच्छे से परफॉर्म कर नहीं रही और उनको और नुकसान हो रहा है। रिच कंट्रीज का ही फायदा हो रहा है इनके एमएनसी लगा के, ये ठीक है। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। अगर राइट विंग की अगर हम देखो, जो राइट विंग वाले तो कहते ही हैं कि फैक्ट्री लगाओ, सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल कम होना चाहिए। ये भी कई बार जो है राइट विंग वाले भी ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जाते, कहते हैं political right expresses anxiety over the political, economic and cultural effects. In political terms, they also fear the weakness of the state. Economically, they want a return to self-reliance and protectionism, एटलीस्ट इन सर्टेन एरिया। वालों को देखो तो राइट विंग वालों को भी ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं डर लग रहा है। ये लोग भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है ग्लोबलाइजेशन के बाद। ये भी कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस से रिच बन रहे हैं, पुअर कंट्रीज पुअर होती जा रही हैं। और ये भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद कल्चर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो राइट विंग वाले हैं वो क्या सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, वो कहते हैं कि हर कंट्री को मिनिमम लेवल पे प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करना चाहिए, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर कुछ बैरियर्स लगाने चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी आके तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कर दे, तो अपनी कंट्री को कुछ थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए इन सर्टेन एरियाज। कल्चरली दे आर वरीड दैट ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म्ड, एज ओल्ड वैल्यूज लूज हो जाएंगी। राइट विंग वाले भी कह रहे हैं कि भाई जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, अपना कल्चर, अपना पहनावा था, अपना जो फूड, लोग आजकल की जनरेशन भूलती जा रही है, हर कोई वेस्टर्न कल्चर जैसा होता जा रहा है। तो ये राइट विंग की टेंशन। अब पढ़ते हैं इंडियन रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया में भी ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करा है, सोशल मूवमेंट्स हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के रेजिस्ट करने के लिए। अब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्टेंस लेफ्ट विंग से भी आया और राइट विंग से भी आया। लेफ्ट विंग वाले जो ग्लोबलाइजेशन को प्रोटेस्ट करते हैं, तो अगर लेफ्ट विंग की बात करें तो उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को प्रोटेस्ट करा है कि भाई ये जो इतनी एमएनसी इंडिया में आके अपने कंपनीज खोल रही हैं, उससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू भी है, लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू भी, और इंडियन सोशल फोरम के थ्रू भी। जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम है वैसे इंडियन सोशल फोरम भी है। बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं और जो है बहुत सारे ऐसे वर्क फोर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल, यही एमएनसी के। बहुत सारे ऐसे यूनियंस हैं जो फार्मर के इंटरेस्ट शो करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि यार ये इतनी एमएनसी वगैरह आने से हमारी कंट्री का कहीं ना कहीं नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम राइट विंग की बात करें, द पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम बाय अमेरिकन यूरोपियन फर्म्स हैज़ ऑल्सो जनरेटेड कंसिडरेबल ऑपोजिशन। एक बार इन्होंने पता है क्या करा, इन्होंने पेटेंट कर दिया नीम और बहुत सारे हमारे ऐसे हर्ब्स पे और प्लांट पे। भाई अब ये जड़ी बूटियाँ तो हमारी आयुर्वेद में कब से लिखा हुआ है, तुम कैसे नीम को पेटेंट कर सकते हो? तो हमने इसके खिलाफ मूवमेंट करा। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो कम फ्रॉम द राइट। अगर राइट विंग की बात करो, राइट विंग कौन से होते हैं? जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो ये फैक्ट्री लगाना, एमएनसी लगाना, इन सबको सपोर्ट करते हैं। इन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडिया में ग्लोबलाइजेशन को अपोज करा। इन्होंने कहा कि भाई पुराने ज़माने का हमारा जो, इन्होंने कहा
दैट अमेरिका का कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर बहुत हमारे पे इम्पोज हो रहा है। हम लोग हमेशा हमारे टीवी चैनल हो तो आपको दिख जाएगा, बच्चे भी बाहर के देश के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उनके जैसे कार्टून्स देख रहे हैं, ठीक है, उनके चैनल्स, उनके शोज़ देख रहे हैं। वैलेंटाइन डे के सेलिब्रेशन की उन्होंने कहा ये क्या, हम क्यों सेलिब्रेट करें इसे, हमारे इतने ऑस्पिशियस अपने त्यौहार हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेस, जैसे जो यहाँ से गर्ल्स का लिखा है, इनफैक्ट बॉयज़ भी वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, तो यानी कि तो राइट वालों ने कहा कि जो हम अपने इंडियन कल्चर से ज़्यादा वेस्टर्नाइज कल्चर को इतना अपना रहे हैं, इन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करा। ये आप देख सकते हो, देखो ये फोटो बुक में लिखी है, ये डिज्नी के कार्टून है, मिक्की माउस हो गया, डोनाल्ड डक हो गया, हमेशा टीवी पे ना पहले ऐसे कार्टून आते रहते थे। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं, ये देखो ये माइक्रोसॉफ्ट, ये कोक का कैन आ रहा है, ये क्या है, ये वेस्टर्न कल्चर हमारे दिमाग में फिट हो रहा है। ये देख रहे हो, ये लोग जो है नॉर्मल, हम मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ के, मे बी ईस्ट, ये तो साउथ एशियन कंट्री, आइलैंड नेशन टाइप है, यहाँ आ गया ये गुफी आ रहा है, ये डोनाल्ड आ रहा है, ये मिक्की आ गया, ये लोगों के दिमाग पे कब्जा करते हैं। ये आ गया मैकडोनल्ड्स, अपनी मैकडोनल्ड्स लेके, ये कोक से कर रही है। और भाई इन्हें बम मारने की ज़रूरत नहीं रही आज के समय पे, ये इनके प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे तो हम फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने इकोनॉमी हमारी ऐसा हमारे ऊपर जो है अपने गुड्स रख के और अपनी इकोनॉमी निभा के पूरे हमारे सर के ऊपर पूरी अपनी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करके, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट आज हर समय, अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या क्या आप सोचोगे, तो भाई दे आर इन्वेडिंग आवर मार्केट्स एंड दे आर इन्वेडिंग आवर माइंड्स। तो ये है ग्लोबलाइजेशन के कुछ इफ़ेक्ट्स जिनको हमें अपना इंटेलिजेंस से हम डील कर सकते हैं। तो ये कार्टून मुझे सबसे अच्छा लगा आपकी बुक का, जहाँ पर्टिकुलरली हमें दिखाया जा रहा है वेस्टर्न थिंकिंग का हमारे पे इम्पोज होना। ग्लोबलाइजेशन बुरी नहीं है, ग्लोबलाइजेशन तो बहुत अच्छी है। ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट ही इसलिए करा जा रहा है क्योंकि ये कुछ नेगेटिव आउटकम्स होते हैं। हम अपना घर का जूस और जो है कितने अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पे चाय है, काढ़े हैं, गन्ने का जूस है। लोग क्या है, हर समय कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोक पीनी है, वो ये सब फॉरेन ब्रांड की, पैसा किसको जा रहा है, उन्हें जा रहा है। आज के समय पे तो चलो हमारे यहाँ कार्टून्स में हमने देखा है, देयर आर मेनी कार्टून्स अलग अलग टाइप के हो रहे हैं। शुरू में ये देख रहे हो, जब आप ऐसा कल्चर देखोगे तो ऐसे ही बनोगे, तो इस सब को लेकर फिर रेजिस्टेंस हुआ था। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस और कल्चर कॉन्सिक्वेंसेस का बहुत ज़्यादा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में क्या था कि भाई मूवमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स वगैरह तो आसानी से होता है, पीपल का ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को खिलाफ है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करे तो सोशल सेफ्टी नेट्स बनने चाहिए। जो लोग कहते हैं नहीं गवर्नमेंट तो और अच्छे से काम करिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आने के बाद, तो उसे सपोर्ट करते हैं। तो यही आपको याद रखना है। होमोजेनाइजेशन, हेट्रोजेनाइजेशन में बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब आप याद रखना। विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट और ये पूरी